हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं CUT PG 2025 का क्रिमिनोलॉजी का पेपर और ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले के जो दो पार्ट्स हैं मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके उस चैनल पर उसे चेक कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So question number 31 is a hidden computer program that is set to disturb a computer system or network which is triggered at a present time or some other logically defined state of the system analogous to a time bomb is called। तो बेसिकली ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कोई हिडन कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको सेट किया जाता है ताकि दूसरे कंप्यूटर सिस्टम या दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्टर्ब किया जा सके और उसके डिस्टर्ब होने के लिए कुछ कंडीशंस जो हैं वो रखी जाती है कि अगर पर्सन विल प्रेस दिस तब ये चीज़ जो है उस कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब कर देगी। ठीक है, जिस भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो टाइम बॉम्ब से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा? ऑप्शंस क्या है आपके पास? ईमेल बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब, एडिपोसियर बॉम्ब या एंटी वायरस रिलेटेड साइबर मालफंक्शनिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है, दैट इज लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? यहाँ ये एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि इंटेंशनली इंसर्ट किया जाता है आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में। और ये क्या करता है, कोई भी मैलिशियस फंक्शन इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं कि भाई अगर पर्सन ने ये चीज़ें करी तो ये जो उसका सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जब मिल जाती हैं तब जाके ये लॉजिक बॉम्ब जो है वो सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को ख़राब कर देता है। इसका ट्रिगर मैकेनिज्म क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो डॉर्मेंट पोजीशन में रहता है, मतलब आपके कंप्यूटर में वो पड़ा रहेगा, कोई उससे कोई नुकसान नहीं है जब तक वो जो आपने कंडीशंस वो मेट नहीं करता, जिन कंडीशंस पर ये ट्रिगर करेगा वो हिडन कंप्यूटर प्रोग्राम, तब तक ये डॉर्मेंट पोजीशन में ही रहेगा। जैसे कि एक पर्टिकुलर डेट या एक पर्टिकुलर टाइम में या फिर कोई पर्टिकुलर अपना फाइल डिलीट कर दी तब ये जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और फिर जो है वो उस कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाते हैं। Question number 32 is which of the following conditions are considered as bonded labor under the Bonded Labor System Abolition Act of 1976? इनमें से किन conditions को हम bonded labor मानेंगे under Bonded Labor System Abolition Act of 1976? तो options क्या हैं आपके पास? Pledging labor for loan with no repayment terms, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि बिना वापस से पेमेंट के टर्म्स के हम क्या कर रहे हैं, उस पर्सन से उससे लेबर करवा रहे हैं। रीपेमेंट टर्म्स नहीं बता के उससे हम लेबर करा रहे हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है? वर्किंग एज एन अप्रेंटिस फॉर अ फिक्स्ड टर्म, एक फिक्स्ड टर्म के लिए आपने उससे काम करवा लिया। या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है वॉल्यूंटरीली वर्क टेकन अप बट एक्सपेक्टिंग रिम्यूनरेशन एंड नॉट गेटिंग, कि आपने अपनी मर्जी से काम लिया लेकिन आप रिम्यूनरेशन चाह रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहा, तो क्या ये आपका बॉन्डेड लेबर के अंदर आएगा? देन ऑप्शन नंबर 4 है रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर बट विदाउट गेटिंग सैलरी स्लिप, मतलब आप लेबर कर रहे हो, आप श्रम कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं बट आपको सैलरी स्लिप नहीं मिल रही है, तो क्या ये आपका बॉन्डेड लेबर में आएगा? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्लेजिंग लेबर फॉर लोन विद नो रीपेमेंट टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर आपसे लेबर करवाया जा रहा है लेकिन रीपेमेंट टर्म्स क्या है वो आपको नहीं बताए जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, बॉन्डेड लेबर कब होता है? जब एक पर्सन को फोर्सफुली काम करवाया जाता है
टू रीपे अ लोन और डेट, कि जो उसने लोन लिया है या फिर जो उधारी ली है उसको रीपे करने के लिए उससे बोला जाता है कि आप मतलब उससे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। एंड ड्यू टू अनफेयर कंडीशन, कुछ उसके सामने कंडीशंस रख दी जाती हैं कि भाई जब तक आपका काम नहीं होगा तब तक आप कहीं जा नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, उनमें बहुत सारे कंडीशंस रख देते हैं और अनफेयर कंडीशंस होती हैं वो, और उसकी वजह से वो काम को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मुल्ला कमेटी फोकस्ड ऑन रिफॉर्म्स इन द एरिया ऑफ, जो मुल्ला कमेटी है वो किस एरिया के रिफॉर्म्स की बात करता है? ऑप्शन है आपके पास पुलिस ट्रेनिंग, जुवेनाइल जस्टिस, प्रिजनर वेलफेयर एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड लास्ट वन इज वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रिजनर वेलफेयर एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है मुल्ला कमेटी। सो मुल्ला कमेटी को जो है पहले ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म्स भी कहा जाता था इन द ईयर 1980 से 1983, और इसको हेड करने वाले कौन थे? इसके चेयरपर्सन जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला, और इन्होंने बहुत लैंडमार्क जो है इसमें चीज़ें बताई रिफॉर्म्स के ऊपर, प्रिजनर्स के एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के, और इन्होंने 658 रिकमेंडेशंस दी थी टू इम्प्रूव द प्रिजन कंडीशंस, रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एंड रिफॉर्मिंग prison administration. Next question, question number 34. Who among the following eminent criminologists are considered as the exponents of positive school? Positive school के कौन कौन से क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, एमिनेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट, वो बताना, बेसिकली प्रोपाउंडर्स बताना है आपको पॉजिटिव स्कूल के। ऑप्शंस क्या है आपके पास? राफेल गैरोफेलो, सीजर लम्ब्रोसो, एनरिको फेराया, रिचर्ड क्विनी। सो रिचर्ड क्विनी को छोड़कर बाकी ऊपर के जो तीनों हैं, राफेल गैरोफेलो, सीजर लम्ब्रोसो, एनरिको फेराया, ये तीनों जो है आपके पॉजिटिव स्कूल के ही हैं। सो पॉजिटिव स्कूल जो है लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, और ये कहता है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो कि इंडिविजुअल के, जो हम इससे पहले जब हम बात कर रहे थे क्लासिकल स्कूल में जब फ्री विल की बात हो रही थी, तो पॉजिटिव स्कूल जो है ये फ्री विल की बात नहीं करता कि भाई पर्सन का फ्री विल नहीं होता है, ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि पर्सन क्राइम क्यों कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ हेल्पलाइन नंबर फॉर द एल्डरली, जो बुजुर्गों के लिए भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर बनाया है, वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? एंड ऑप्शंस क्या है? 1098, 13468, 14567 या 45678। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 14567। अब ये जो हेल्पलाइन नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ने बनाई है, एंड ये टोल फ्री नंबर है जो कि सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट होता है, और हफ्ते के 7 दिन ये ऑपरेट होता है फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, और इसका जो विजन है वो ये है टू कनेक्ट एंड एंगेज सीनियर सिटीजन्स एंड सर्व देम इन अ कंपैशनेट मैनर। सो मूविंग फर्दर, पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? द प्रोसेस वेयर इनमेट्स अडॉप्ट द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स ऑफ द प्रिजन सबकल्चर टू सर्वाइव द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ बिहाइंड बार्स इज टर्म्ड एज। जब कोई भी इनमेट प्रिजन में जाता है तो वो धीरे धीरे प्रिजन के नॉर्म्स, वैल्यूज और बिहेवियर्स को अडेप्ट करने शुरू कर देता है, कि जो भी उसका स्ट्रेस है, ताकि उससे थोड़ा वो सरवाइव कर पाए उसमें। तो इसको क्या टर्म देते हैं, मतलब इसका क्या नाम रखा गया है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? सोशलाइजेशन, प्रिजन एनकल्चरेशन, प्रिजनाइजेशन या जेलाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज प्रिजनाइजेशन। प्रिजनाइजेशन जो टर्म है वो डोनाल्ड क्लेमर ने 1940 में दिया था। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे इनमेट्स जो हैं वो प्रिजन के जो सोशल एनवायरनमेंट है, क्योंकि जो पर्सन है उसका सोशल एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है जब वो सोसाइटी में रहता है, और प्रिजन के अंदर आने के बाद उसका वो एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब क्योंकि उसे बहुत लंबे टाइम तक उस प्रिजन के अंदर रहना है और सरवाइव करना है, तो इससे लिए उसको उस एनवायरनमेंट को भी अडेप्ट करना पड़ेगा। तो इस जो टर्म को कहते हैं प्रिजनाइजेशन, जो कि डोनाल्ड क्लेमर ने दिया था। और ये भी एक स्पेसिफिक फॉर्म है सोशलाइजेशन का, जहाँ पर जो इंडिविजुअल है, जो अनरिटन इनमेट कोड होता है उसको अपना लेता है, ताकि जो भी प्रिजन लाइफ में जो भी स्ट्रेस है, डिप्रिवेशन है, उससे वो कोप अप कर पाए। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? इनमें से कौन से केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई है? ऑप्शन क्या है? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोकलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था केशव नंदा भारती केस, जहां पर ये बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकती है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती. अमेंड कर सकती है लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और इसी प्रिंसिपल को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दो लिस्ट दे रखी है आपको और यहाँ पे आपको डेट्स बताई हुई है, इंटरनेशनल डेज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स और वो कब कब मनाया जाता है वो बताया हुआ है. सो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है. ठीक है. इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स ये कब मनाया जाता है? ये 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है. देन इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च में. एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर में. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि जो आप प्रियम्बल देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें ये कुछ वर्ड्स आते हैं, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस. तो इनको आपको अरेंज करना है जैसे कि उस प्रियम्बल में वो अरेंज है. सो सबसे पहले आता है आपका जस्टिस, देन आता है आपका लिबर्टी, देन आता है आपका इक्वालिटी एंड देन आता है फ्रेटर्निटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सीक्वेंस द फॉलोइंग लेजिस्लेशन एज दे वर इनेक्टेड फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. यहाँ पे कुछ एक्ट्स दे रखे हैं हमें और जो सबसे पहले एक्ट आया है उसके बारे में बताना है, मतलब अरेंज करना है आपको इसको सीक्वेंस में. जो सबसे पहले एक्ट आया है उसको सबसे पहले रखना है और जो सबसे लेटेस्ट है उसको सबसे बाद में रखना है. सो ऑप्शंस क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था आपका 2013 में. देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वो आया था आपका 2005 में. फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है वो आया था 1984 के अंदर. एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वो आया था आपका 1971 में. ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा, DCBA. तो मैंने मेंशन नहीं किया, इसको मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज DCBA. और ये कब कब किस ईयर में आया था एक्सप्लेनेशन में आप इसको चेक कर सकते हैं. Next question, question number 41. Dash is an internet scam done by cyber criminals where the user is convinced digitally to provide confidential information. तो ये एक टर्म है जो कि इंटरनेट स्कैम के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि साइबर क्रिमिनल्स इस तरीके के स्कैम्स को करते हैं, जहाँ पे हम यूज़र को कन्विंस करते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करो. सो ऑप्शंस क्या आपके पास? फिशिंग अटैक, डॉक्स अटैक, वेबसाइट अटैक या इंटरनेट टेररिज्म. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फिशिंग अटैक. फिशिंग क्या होता है? ये एक इंटरनेट स्कैम है जहाँ पर जो अटैकर्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फेमस जो या रेप्यूटेबल एंटाइटीज होते हैं, जैसे बैंक हो गया, SBI बैंक का हो गया, या फिर कलीग्स या फिर ऐसे सर्विसेज जो कि बहुत फेमस होते हैं, उनका यूज़ करके, उनके ईमेल में थोड़ी चेंजेस करके, उनके ई मैसेजेस में थोड़े चेंजेस करके विक्टिम्स को भेज देते हैं. अब विक्टिम को लगता है कि भैया ICICI बैंक से आया हुआ, इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, वो SBI बैंक से ये वाला लिंक आया, इसको क्लिक कर देते हैं. तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा ही, मतलब बहुत हद तक मैच करने वाले मैसेजेस और मेल्स भेजते हैं, जिससे विक्टिम जो है अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को दे देता है ना, कन्विंस हो जाता है कि भाई ये तो फेमस बैंक से मैसेज आया है, मेल आया है. सो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर क्राइम्स डज द विक्टिम बिलीव इन द ऑफेंडर एंड पार्ट विद द इंफॉर्मेशन और मनी? इनमें से कौन सा साइबर क्राइम है जहां पर विक्टिम जो है अपने ऑफेंडर को इंफॉर्मेशन या मनी प्रोवाइड कर देता है? ऑप्शंस क्या है? वर्म होल, पिग स्लॉटर स्कैम, वेबसाइट अटैक या वायरस अटैक. तो करेक्ट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पिग स्लॉटर स्कैम. सो पिग स्लॉटर स्कैम को पिग बचरिंग स्कैम भी कहते हैं. ये एक साइबर क्राइम है जो कि एक लॉन्ग गेम स्ट्रैटेजी होती है. इसमें क्या होता है, जो ऑफेंडर है सबसे पहले एक डीप रिलेशनशिप बिल्ड करता है विक्टिम के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पर जो टर्म है
पिग स्लॉटर स्कैम। देखो पिग स्लॉटर स्कैम का ये असली मतलब तो नहीं है कि पिग को काट दिया, बट यहाँ पर जो ये एज अ मेटाफर यूज किया गया कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको काटने से पहले, पिग को काटने से पहले उसको फैटनिंग अप कर रहे हो, है ना। तो जो फैटनिंग अप जो टाइम है वो टाइम है जहाँ पर जो ऑफेंडर है वो विक्टिम से ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है। तो वो जो टाइम पीरियड लगा वो टाइम पीरियड है जहाँ पर वो पिग को फैट कर रहे हैं ना, मोटा कर रहे हैं। तो वंस जो विक्टिम है वो ऑफेंडर पे विश्वास करने लग जाता है, तो फिर वो उससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है और फिर उसके साथ फ्रॉड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मच डज अ कंप्लेनेंट हैव टू पे द पुलिस टू गेट अ कॉपी ऑफ द एफआईआर और कंप्लेंट, कि कंप्लेनेंट को कितने पैसे देने पड़ते हैं पुलिस को एफआईआर या कंप्लेंट की कॉपी रिसीव करने के लिए। ऑप्शंस हैं आपके पास 100 रुपीज़, या फिर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, या फिर ₹50 या नो पेमेंट्स इज टू बी मेड। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है कि कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता आपको कॉपी के लिए। अंडर सेक्शन 154 के सबसेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी, जो कि अब 173 का सबसेक्शन 2 हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वहाँ पर पुलिस जो है इट इज़ लीगली मैंडेटेड फॉर पुलिस टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड एफआईआर। जो भी रजिस्टर्ड एफआईआर है उसका एक कॉपी आपको विक्टिम को देना पड़ेगा, एंड दैट इज फ्री ऑफ चार्ज। और ये विक्टिम का लीगल राइट है कि जो इन्वेस्टिगेशन का है वो फॉलोअप ले सकता है, ठीक है। तो उसके लिए उसमें एफआईआर की जो कॉपी है उसका राइट है कि उसको मिल जाए इमीडिएटली विद फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स इन कंटेम्प्रेरी लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो जो कंटेम्प्रेरी लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया का, उसमें राइट्स ऑफ प्रिजनर्स की अगर मैं बात करूं तो कौन से राइट्स इंक्लूडेड हैं। ऑप्शंस क्या है आपके पास, एब्सोल्यूट राइट टू फ्रीडम, या कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ राइट्स, रिस्ट्रिक्टेड लीगल एक्सेस, प्रिजर्वेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन डिग्निटी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन डिग्निटी। तो जैसे किसी पर्सन को हम इनकार्सिनेट करते हैं ना, किसी पर्सन को हम प्रिजन में डालते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी हम जो है स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जो है ये इंश्योर करता है कि उनको टॉर्चर से बचाया जा सके, उनका फेयर ट्रीटमेंट हो, मेंटल हेल्थ उनका सही रहे, उनको लीगल एक्सेस मिले, और जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं प्रिजनर्स की वो उनको प्रोवाइड हो। और यही जो प्रिजनर्स के राइट्स हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं आर्बिट्रेरी कन्फाइनमेंट से। तो उस अगर आपने प्रिजनर को जेल में डाल दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके बेसिक जो राइट्स है, प्रिजनर्स के जो राइट्स है वो इन्फ्रिंज कर सकते हैं, वो उनको वो राइट्स तो तब भी मिलेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इज, इनमें से कौन सा जो बहुत यूनिक एस्पेक्ट है इस एक्ट का, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का, वो क्या है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, पनिशमेंट ऑफ द एक्यूज विद इन अ मंथ, की विद इन 1 मंथ में जो एक्यूज है उसको पनिश कर दिया जाएगा, या फिर मैंडेटरी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बननी चाहिए, या फिर पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ कंप्लेंट, या एक्सक्लूसिव डिजिटल रिपोर्टिंग ऑफ प्लेटफॉर्म। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है कि मैंडेटरी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। सो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस को पॉश एक्ट भी कहा जाता है, जो कि 2013 में आया था। इसमें बात करते हैं मैंडेटरी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बननी चाहिए। तो इस एक्ट के अंदर कहता है कि ऐसी कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर ये नेसेसरी है, ज़रूरी है कि आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बननी चाहिए, है ना, ताकि जो भी कंप्लेंट्स आए उसको हैंडल करा जा सकते, और जो भी इंक्वायरी होगी वो विद इन 90 डेज उसको कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो इट बेसिकली एक्ट्स एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इमीडिएट और इंटरनल रिड्रेसल के लिए इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को बनाया जाता है। सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का वो मैंडेटरी करता है कि हर एम्प्लॉयर के पास, जिसके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक आईसीसी बनाए टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फोरेंसिक साइंस इट इज असर्टेड दैट व्हेन अ क्रिमिनल or his or her instrument of crime comes in contact with the victim or the objects surrounding him or her, they leave traces and the criminal or his or her instrument picks up traces from the same contact। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो फोरेंसिक साइंस का है वो कहता है कि जब भी कोई क्रिमिनल
विक्टिम के कांटेक्ट में आता है या उसके ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो वो आपस में क्या करते हैं, ट्रेसेस छोड़ देते हैं, है ना। जैसे कि ऑफेंडर के पास विक्टिम की कोई चीज़ जो है आ जाएगी, या फिर ऑफेंडर की कोई चीज़ जो है विक्टिम या उसके ऑब्जेक्ट्स के पास उसके ट्रेसेस छूट जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स या लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, लॉ ऑफ कंपैरिजन या प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज लोकार्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 47 इज BPRND स्टैंड्स फॉर, BPRND का फुल फॉर्म बताना है। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, बिहार पुलिस रिसर्च डिवीजन, बोर्ड ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट या भारतीय पुलिस रिसोर्स डिवीजन। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो BPRND है ये अगस्त 28 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पुलिस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन की बात करता है, जिसमें उसके ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और भी जो भी चीज़ें होती हैं जिससे कि पुलिस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच की एस्पेक्ट इज एम्फसाइज्ड इन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। इनमें से कौन सा जो है की एस्पेक्ट है जो कि इसमें सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटीज में बताया गया है पुलिस रिफॉर्म्स के रिलेटेड। ऑप्शंस का, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द पुलिस पर्सनल इन डीलिंग विद ऑफेंडर, कि जो भी ऑफेंडर्स से डील कर रहे हैं तो उसमें कंप्लीट अथॉरिटी जो है पुलिस पर्सनल की होनी चाहिए। सेकंड, पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर पुलिस, पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल होना चाहिए। या फिर स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी पुलिसिंग, जो भी कम्युनिटी पुलिसिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उस पर काम होना चाहिए। या फिर इंक्रीज्ड फंडिंग फॉर प्रिजन। देखो लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पुलिस रिफॉर्म्स में, तो पुलिस रिफॉर्म में प्रिजन से रिलेटेड तो कोई चीज़ नहीं होगी। बाकी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से जो हम बात करते हैं इस कमेटी के अंदर, वो बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी पुलिसिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इस पर फोकस किया जाता है कि पुलिस और जो कॉमन पीपल है उनके बीच में जो आपस में रिलेशन है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और पुलिस को कैसे मोर पीपल फ्रेंडली बनाया जा सके, अकाउंटेबल बनाया जा सके, और सिटीज़न और पुलिस के बीच में जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, उनके इंटरेक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, एंड जो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसको कैसे कम किया जा सके, एंड जो इन्वेस्टिगेशन को लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी से सेपरेट कैसे रखा जा सके, इन मुद्दों पर बात करी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 49, विच स्कीम फोकसेस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर प्रिजनर्स इन इंडिया। इनमें से कौन से स्कीम जो है प्रिजनर्स के वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बात करती है। ऑप्शंस के आपके पास, स्किल डेवलपमेंट ऑफ प्रिजनर्स, स्वावलंबन योजना, ये सुधर जाओ योजना, या निर्भया स्कीम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, स्किल डेवलपमेंट ऑफ प्रिजनर्स। यहाँ पर जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं जैसे ये जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं वो लाए जाते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, जिसमें हमारा मेन फोकस रहता है रिहेबिलिटेशन के ऊपर प्रिजनर्स के, एंड रेसिडिविज्म को कैसे रिड्यूस किया जा सके। रेसिडिविज्म क्या होता है, जो ऑफेंडर्स बार बार क्राइम करे ना, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। दीज प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करे जाते हैं इनको, जैसे कारपेंट्री हो गया, टेलरिंग हो गया, IT हो गया, इन सब से रिलेटेड जो है इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज नोन एज। ये एक प्रोग्राम है बच्चों के लिए, इंटीग्रेट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था। ऑप्शंस क्या है, मिशन वात्सल्य, मिशन सुरक्षा, मिशन बाल सुरक्षा एवं उन्नति, या मिशन बच्चे बचाओ। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज मिशन वात्सल्य। यहाँ पर क्या होता है कि हर बच्चा हेल्दी हो, हैप्पी चाइल्डहुड हो उसका, और जिसमें फोकस किया जाता है मेनली चाइल्ड राइट्स के ऊपर, उसके एडवोकेसी के ऊपर, और जुवेनाइल जस्टिस एंड केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। तो ये मिशन वात्सल्य की कंप्लीट जो है एम है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम कंप्लीट क्वेश्चंस को जो है कवर कर लेंगे। एंड अगर आप नए हैं चैनल पर ऑब्वियसली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।